Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting topic, that is the Mughals 16th to 17th century. सेल्फ सर पे आपको इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है स्पेस में. नाउ लेट्स बिगिन विद द मुगल्स. मुगल्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे दो ग्रेट डायनेस्टीज़ के. फ्रॉम देयर मदर साइड वो डिसेंडेंट्स थे जंगीज़ खान के, वाइल फादर साइड से वो किसके थे? सक्सेसर्स आमिर तैमूर के. ना जंगीज़ खान जो थे वो क्या थे? वो एक मंगोल थे और जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट्स पे रूल किया था. बल्कि जो तैमूर थे वो क्या थे? वो ईरान के रूलर थे और उन्होंने ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की पे जो है वो रूल किया था. हमने बहुत दोनों के बारे में बहुत पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मुगल्स जो है वो छोड़कर क्यों चले गए थे ऑफ देयर तिमुरिद एंसेस्टर्स ओनली. दिस वॉज बिकॉज जो जंगीज़ खान थे वो एसोसिएट थे विद द मर्डर ऑफ न्यूमरस पीपल, वाइल जो तैमूर थे उन्होंने जो है दिल्ली को कैप्चर कर लिया था एंड इट्स कैपिटल इन 1398. हर मुगल रूलर था उसकी गॉट अ पिक्चर मेड इफ तैमूर विद हिमसेल्फ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. ज़ाहिर उर दीन मोहम्मद बाबर जो थे एसेंडेंट थे वो किसके? थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 AD. Whenever his father died accidentally, जब उनके फादर की जो है मृत्यु हो गई उसके बाद जो है बाबर जो है वो फरगाना के रूलर बन गए थे. नाउ फरगाना जो थी वो एक स्मॉल प्रिंसिपैलिटी थी सेंट्रल एशिया में और उन्होंने जो है वहाँ पर सक्सीड किया था. उन्होंने वहाँ पे 12 साल की उम्र से ही सक्सीड करना स्टार्ट कर दिया था. अब अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने इंडिया में 5 बार जो है वो इन्वेड किया था. 5th एक्सपेडिशन में जो है उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत में और उसके बाद उन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था. बट उनका जो ये डिसिसिव बैटल था वो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था एट विलेज कानवा जो आगरा के पास में है. अब राणा संगा जो थे वो क्या थे? वो किंग थे मेवाड़ के. उसके बाद एक ग्रेटेस्ट वो क्या थे? ग्रेटेस्ट राजपूत किंग थे उस पीरियड के. उस बैटल में राणा संगा जो है वो हार गए थे. उसके बाद बाबर ने नॉर्थ इंडिया को भी मास्टर कर लिया था. फिर 1528 में उन्होंने जो है राजपूत को भी चंदेरी में हरा दिया था. इन दिस वे उन्होंने जो है पूरे पंजाब, दिल्ली और गंगेटिक प्लेन्स एज फार एज जहाँ तक भी बिहार तक के सारे एरियाज़ को जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, एस्टेब्लिश. डू यू नो बाबर जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये टर्म यूज़ की थी हिंदुस्तान फॉर इंडिया इन बाबर नामा, मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी में. उनके अकॉर्डिंग हिंदुस्तानी जो है वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिलकर बना है. हुमायूं अब बाबर की डेथ के बाद जो बाबर के बेटे थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, उनको हम हुमायूं के नाम से जानते हैं. इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन. शेरशाह एंड द सुर डायनेस्टी. अब शहशाह सूरी जिसको हम शेर खान के नाम से भी जानते हैं, वो एक स्मॉल से एक छोटे से जागीरदार जो थे उनके बेटे थे जौनपुर में. अब उनका ओरिजिनल नेम था फरीद खान. अब उनके बचपन में उन्होंने एक टाइगर को मार दिया था अपने मतलब बेयर हैंड से, मतलब खाली हाथों से उन्होंने जो है एक टाइगर को मार दिया था. उसके बाद से उन्होंने जो है एक स्ट्रॉन्ग रूलर कहा जाता है बिहार का और उन्होंने ऑक्यूपाई किया दिल्ली को 1540 में, जो उनके मुगल एम्पर हुमायूं थे उनको हरा के. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शेर शाह. अब जितने अच्छे वो कन्क्वायरर थे शेर शाह, वो उतने अच्छे रूलर भी थे. अब वो पहले ऐसे मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने जो है एक रियल एप्टीट्यूड जो था वो शो किया था सिविल गवर्नमेंट के लिए. उनका शॉर्ट रूल जो था वो मार्क बाय वेरी बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म से बेनिफिट किए थे. हर ब्रांच में एडमिनिस्ट्रेटिव की हर ब्रांच में जो है उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस लाए थे. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए शेर शाह ने जो होल एम्पायर था उसको 47 डिविजन्स में जो है उसे डिवाइड कर दिया था. उसको हम सरकार्स बोलते हैं. अब शेर शाह ने जो है इसने किंगडम्स को डिवाइड नहीं किया, किंगडम्स को उसने प्रोविंस में डिवाइड नहीं किया था, उसने सब डिवाइड कर दिया था उसको छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव्स में, जिनको हम परगानास बोलते हैं. इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह ने एक सल्तनत पैटर्न जो है वो फॉलो किया था कि 4 मेन सेंट्रल डिपार्टमेंट होंगे. दीवानी वजारत जिसमें हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैंडल होंगे, कि कलेक्ट करना टैक्सेस को और मेंटेन करना स्टेट का एक्सचेकर. फिर था दीवानी अर्ज, ये अरीज ए मामलिक के से हेड करेंगे, मतलब वो इन्हें देखेंगे. और इसमें हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट था. दीवान इंशा ये सेक्रेटरी की तरह वर्क करेंगे और उसमें सारे के सारे रॉयल ऑर्डर्स जो है वो हम इशू करेंगे. हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको हम बोलेंगे दबी. दीवान ए रसालत, मतलब ये सदर के द्वारा हेड किया जाता है. अब इस डिपार्टमेंट में जितने भी रिलीजियस और फॉरेन अफेयर के मैटर्स हैं वो सब हम इसमें देखेंगे. इसमें जो थे वर्क करेंगे इसके अंडर डिपार्टमेंट. इसमें जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो भी वर्क्स हैं वो हम इसमें देखेंगे. अब 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे सरकार लेवल पे, शिकदार ई शिकादरन जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, मुंशिफ ई मुंशिफन जो सुपरवाइज करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन को.
3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं एट परगाना लेवल, वो है सिकदार जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एमिन जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और मुंसिफ जो जुडिशियल मैटर्स को देखेंगे। नाउ मुगल के रिलेशंस जो थे अदर रूलर्स के साथ वो कैसे थे वो अब हम इसमें देख लेते हैं बच्चों। जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने कैंपेन किया था, मतलब कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट जो भी रूलर्स थे, ठीक है, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था किसी भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और एंड दे जॉइन दैम एज वॉलंटरी। राजपूत थे वो बहुत गुड एग्जाम्पल थे और बहुत सारे जो थे उन्होंने जो है ऑल्सो मैरिड देयर डॉटर टू द मुगल फैमिलीज, ताकि उनकी जो पोजीशन है वो हाई पोजीशन उन्हें मिल जाए, लेकिन कुछ ने जो है वो रेजिस्ट भी कर दिया था। अब सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है मुगल अथॉरिटी को नहीं मानेंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, लेकिन एक बार हारने के बाद देवर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय मुगल्स, देवर गिवन देयर लैंड बैक, मतलब उन्हें उनका जो लैंड था वो वापस मिल गया, और असाइनमेंट जो उनके वतन जागीर थे वो भी उन्हें वापस मिल गए थे, और फिर एक बैलेंस बन गया बिटवीन डिफीटिंग, और वो अपने ओपोनेंट को ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, और मुगल्स ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा किंग्स में और चीफ्टेंस में जो है वो एक्सपैंड कर दिया था। ट्राई दिस, राणा संघा वाज अनहैप्पी अबाउट बाबर नॉट रिटर्निंग टू काबुल। अब आपको बोला गया है बच्चों कि जो राजा संघा थे जो वो खुश नहीं थे बाबर को लेके, क्योंकि वो काबुल नहीं गए थे इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। अब ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है ये आपको एक्सपेरिमेंट करके मतलब ढूंढ के बताना है। अकबर द ग्रेट, अकबर जो है उनका जन्म हुआ था 1542 सेंचुरी में अमरकोट में, जब उनके फादर हुमायूं जो थे वाज अ फ्यूजिटिव देयर। अब हुमायूं की सडन डेथ के बाद ही अकबर को जो है एम्परर बना दिया गया 13 इयर्स की एज में ही। अब उनके जो ट्यूटर और जो मेंटर थे बैरम खान, वो उनके पूरे एम्पायर की जो है वो उनके पूरी देखभाल करते थे जब तक वो 18 साल के नहीं हो गए। अब हुमायूं के मरने के बाद जो शेर शाह सूरी के 2 नेफ्यूज थे, एक आदिल शाह और एक सिकंदर शाह, उन्होंने जो है दिल्ली को वापस ले लिया था। अब हैमू और आदिल शाह जो थे उन्होंने जनरली दिल्ली और आगरा को ऑक्यूपाई कर दिया था। अब बैरम खान और अकबर जो है वो हैमू से मिले इन द फियर्सली फोर्ट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, उनसे मिले थे और उन्हें हरा दिया। उसके बाद अकबर ने जो है आगरा को एज अ कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब 1560 सेंचुरी में जो अकबर थे, अकबर ने खुद को जो है फ्री कर दिया कि मतलब अब मुझे बैरम खान की गार्डियनशिप नहीं चाहिए, और उन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है वो रूल किया। अब दिल्ली और आगरा पे जो है वो रूल करने के बाद उन्होंने बहुत सारे और भी मेजर पार्ट्स पे रूल किया, जैसे कि राजपुताना, कश्मीर, काबुल, सिंध, ओडिशा एंड कद्दार। अकबर ने बना लिया था बुलंद दरवाज़ा, जिसको वो एज अ विक्ट्री ओवर गुजरात जो है वो यूज़ करते थे। ही ऑल्सो बिल्ड फतेहपुर सिकरी, उन्होंने फतेहपुर सिकरी भी बिल्ड की थी नियर द आगरा। अकबर कंक्वेस्ट, अकबर ने अपना एक्सपेंशन का प्लान बनाया और कुछ कैपेस जो है वो सेट किए, जैसे कुछ डिस्क्राइब किए गए, जैसे 1560 सेंचुरी में बालवा को कॉन्क्वेयर किया, फिर 1564 सेंचुरी में गोंडवाना को कॉन्क्वेयर किया, फिर 1568 सेंचुरी में उन्होंने चित्तौड़ और रणथंभौर को एनेक्स किया, फिर 1570 सेंचुरी में गुजरात, बंगाल और ओडिशा को कॉन्क्वेयर करने के बाद इन सारी विक्ट्रीज के बाद अकबर ने जो है वो ओवरसीज मतलब दूसरे देशों में जो है वो ट्रेडिंग जो है ओवरसीज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अरब्स के साथ, साउथ ईस्ट एशियन और चाइनीज के साथ। अलायंस टुवर्ड्स द राजपूत, ही इज मैरिज टू हरका बाई, हरका बाई जिसको हम जोधा भाई के नाम से भी जानते हैं, वो राजा भरमल जो जयपुर के हैं, अजमेर के, उनकी बेटी थी, उनसे उन्होंने जो है शादी की। उसके बाद उन्हें जो है क्रूशियल जो है सपोर्ट मिला और वो अजमेर में भी जो है एक पावरफुल रूलर बन गए। उसके बाद उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए बहुत सारे अदर राजपूत प्रिंसेस में, एंड ही असाइन हाई पोस्ट टू, उन्होंने राजपूत के जो चीफ थे उनको हाई पोस्ट असाइन की, सच एज राजा तोदरमल एंड मनमान सिंह इन आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कभी भी राजपूत किंगडम को एनेक्स नहीं किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने रेगुलर जो है ट्राइब्यूट्स जो है वो पे किए। अब उन्होंने जो है एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी फॉलो की थी, जिसमें उन्होंने जो है जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स है उनको अबॉलिश कर दिया था। जितने भी हमारे रूलर्स थे राजस्थान के राजपूत रूलर्स, उसमें राणा उदय सिंह जो थे मेवाड़ के, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुगल्स को और उन्होंने अकबर को चैलेंज किया और चित्तौड़ फोर्ट को कैप्चर कर लिया उन्होंने 1567 में, और उन्होंने फोर्स किया राणा उदय सिंह को कि आप मूव आउट कर जाइए अकबर ने। तो जो जयमल और पत्ता थे जो राणा के जनरल्स थे, उन्होंने बहुत ब्रेवली जो है फाइट किया, लेकिन वो लोग हार गए। तो राणा प्रताप जो उदय सिंह के बेटे थे, उन्होंने कंटिन्यू किया और उन्होंने जो है अपने फादर की जील को कंटिन्यू रखा कि नहीं आप नहीं देंगे अकबर को अपना लैंड, और उन्होंने जो है उन्हें अपने होम को सेफगार्ड कर लिया, बचा लिया। दो वो डिफीट हो गए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, बट उन्होंने जो है कभी भी अकबर से जो है डिफीट नहीं एक्सेप्ट की थी और वो
एंड मोमेंट तक जो है उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। द प्लान ऑफ द मुगल एंड राजपूत कल्चर वो इवोल्व कब हुआ? वो इवोल्व हुआ जब उन्होंने जो है एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मुगल एम्पायर को जो है एक फाउंडेशन ले की थी। उस टाइम पे जो है मुगल और राजपूत कल्चर का ब्लेंड हुआ था। नाउ रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की जो लिबरल अप्रोच थी रिलीजन के टुवर्ड्स, वो एक बहुत ही एंथुसियाज्म था कि मतलब वो एक पूरे एंटायर नेशन को एज अ यूनाइट करना चाहते थे। उन्होंने कंपाइल किए सारे बेस्ट फीचर सारे रिलीजियस के जो भी उनके अपने वर्जन में आ रहे थे, नोन एज दिन ए इलाही, मतलब कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसमें हम मोरल वैल्यूज, गुड कंडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इट मे बी व्यूड एज रिलीजियस कब आइडियोलॉजिकल पाथ, कि ये हमारा रीज़न के बेस पे होगा रादर देन ट्रेडिशन, की मतलब अगर कोई रीज़न है कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा है तो वो रिलीजन के बेस पे नहीं होगा, वो रीज़न के बेस पे होगा। एंड बहुत सारी अलग और भी जो भी हमारे कॉमनैलिटीज़ जो रीजन में पाई जाती है वो सब भी। इट बिलीव्स, उनके जो बिलीवर्स थे वो मोर लाइक अ फ्रेटर्निटी थे, और उनके मेन कंसर्न क्या थे कि सोशियो पॉलिटिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू रिलीजियस पर। जो कोई भी डिसीजंस होंगे वो सोशल पॉलिटिकल होंगे रादर देन रिलीजियस वन। अब जितने भी लोग जो थे कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अकबर का ये रिलीजियस पाथ, तो राजा बीरबल जो थे वो एक फेथफुल फॉलोअर थे अकबर के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस रिलीजन को, एंड राजा मान सिंह ने जो है डिसअप्रूव कर दिया। तो अकबर ने उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो है असिस्ट नहीं किया कि आप जो है नए रिलीजन को फॉलो करें, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, आपकी मर्जी है। अकबर ने जो है एक पॉलिसी लाई, उस पॉलिसी का नाम था सुल्ह-ई-उल। इसका मतलब था कि यूनिवर्सल पीस, मतलब सबके साथ शांति। उन्होंने जो है बहुत सारे जो हमारे टैक्सेस थे उनको भी अबॉलिश कर दिया, जैसे कि जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पे, जो हिंदू पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे या और भी किसी कास्ट पे जो मुस्लिम नहीं है, वो सारे टैक्सेस जो है वो उन्होंने अबॉलिश कर दिए थे। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स, और जो ये फोर्सफुली जो इस्लाम में कन्वर्ट करने वाली चीज़ थी वो भी उन्होंने रोक दी थी। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे और हिंदूज जो थे वो इंडक्ट हो गए इस नॉबिलिटी में, एंड विद द ईगरनेस टू लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, और उनको अंदर मतलब एक ईगरनेस रहती थी कि हाँ वो सारे रिलीजन्स के बारे में जाने। अकबर ने एक हॉल ऑफ प्रेयर बना दिया फतेहपुर सिकरी में, जिसको इबादत खाना के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्लेस में क्या होता था, वो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और उनको बुलाते थे और स्पिरिचुअल और रिलीजियस थीम्स पे जो है वो क्या करते थे, डिस्कशंस करते थे। उन्होंने टीचर्स को इन्वाइट किया बहुत सारे रिलीजन्स की, जैसे उलेमास, पंडित्स, ज़ोरोस्ट्रियंस, क्रिश्चियंस, एथिस्ट, जिनका जो है भगवान की एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं था, वो ऐसे ऐसे लोगों को भी बुलाते थे। और उस इबादत खाना में जो है बहुत सारे जो है रिलीजियस बिलीव्स पे जो है डिस्कशन भी होते थे। अब इससे रिजल्ट में क्या हुआ, एट द हॉल ऑफ प्रेयर लेड हिम टू द कंक्लूजन कि जो भी हमारा रिलीजन्स है उन सब का, जितने भी उन्हें ये समझ आया कि जितने भी रिलीजन्स है जिनका भी, सब का जो है वो क्या है, गोल हमारा एक ही है। अब आते हैं जहांगीर। 1605 टू 1627 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। जहांगीर जो थे वो अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और उन्होंने जो है 1605 सेंचुरी में रूल करना स्टार्ट किया था। इनका रियल नाम सलीम था। जहांगीर ने जो है अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा। वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे, सेकुलर थे और वो लोगों को के बारे में सोचते थे, उनकी तरफ देखते थे। तो उसकी जहांगीरगिरी जो थी वो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जहांगीर ने, उसमें इन्होंने खुद को एज अ मैन ऑफ जस्टिस बताया है। जहांगीर जो उन्होंने बहुत कम सक्सेसफुल कैंपेन जो थे वो अगेंस्ट सिख, अहोम्स और अहमदगढ़ नगर के लोगों के मतलब अगेंस्ट जो है बहुत कम सक्सेसफुल कैंपेन जो थे इनके। अब जहांगीर के शासन में बहुत सारे यूरोपियंस जैसे कि पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, डच ये जो है ये आए थे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो फील कराई थी इंडिया में कि हाँ मतलब ये लोग आए अगर कुछ भी है। जहांगीर एंड नूरजहां 1611 सेंचुरी में जो जहांगीर जो थे उन्होंने मेहरुनिसा से शादी कर ली। उन्होंने ही गेव हर द टाइटल ऑफ नूरजहां और लाइट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जो है अपनी वाइफ को ये टाइटल दिया था। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लॉयल थी एंड सपोर्टिव थी अपने मोनार्क को लेके। नाउ एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर जो थे वो सिल्वर कोइंस जो है बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड, वो एक साइड जो है सिल्वर कोइंस रखते थे एंड ऑन द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां, और दूसरी साइड उसमें क्या लिखवाते थे, स्ट्रक इन द बेगम ऑफ नूरजहां लिखवाते थे। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां, कि मतलब ये जो है ये ऑर्डर है नूरजहां का। द स्क्वायर सील स्लेट्स कमांड ऑफ हर ऑन सबलाइम एंड एलिवेटिव मैजेस्टी नूरजहां पादमशाह, ये जो थी ये उनकी स्टेट्स थी। एंड स्टेट्स शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहां बी द लेडी ऑफ द एज, मतलब ये सब जो है उन्होंने इंस्क्रिप्ट कराया था। शाहजहां ने रूल किया था 1627 से लेकर 1658 सेंचुरी तक।
जहांगीर की जो डेथ थी उसके बाद से एक वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया उनके बेटों के बीच में। फाइनली जो है प्रिंस खुर्रम जो है वो सक्सेसफुली जो है उन्होंने थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लिया था, उन्होंने जो है वो जो है शासक बन गए थे। उनको जो है टाइटल दिया गया शाहजहां का, मीन्स रूलर ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियन ट्रेडर जो थे उन्होंने उनके साथ बहुत बिजनेस किया शाहजहां के रूलिंग के टाइम पे। शाहजहां तो जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल कैंपेन्स को जो है कंटिन्यू रखा डेक्कन में। अफगान नोबल खान जहां ने रिबेल किया और वो हार गए। फिर शाहजहां ने बहुत सारे कैंपेन लॉन्च किए अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलखंड जो थे वो भी हार गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ओरछा को भी सीज कर लिया। अब जब नॉर्थ वेस्ट में वो गए, नॉर्थ वेस्ट में जाने के बाद जो कैंपेन थे जिसमें उन्होंने बल्ख और जो उज़्बेक है उनको सीज कर लिया, लेकिन वो कहंदार में जो थे वो हार गए, किससे, साफी निदास से। अब 1632 में अहमदनगर जो है वो फाइनली उन्हें एनेक्स कर लिया, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर जो बीजापुर था उन्होंने फोर्सफुली में बोला कि हाँ हम आपको मतलब कुछ नहीं करेंगे, विद पीसफुली आप जो है हमें अपना जो है राज्य दे दीजिए। शाहजहां के पैट्रोनेज टू पोइट्स, उन्होंने जो है पोइट्स, फिलोसोफर और स्कॉलर्स को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेंस मतलब उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्किटेक्चर में। उन्होंने जो है ताजमहल बनवाया था आगरा में 1643 में। अ न्यू सिटी कोल्ड शाहजहांबाद की मतलब ये हमारी जो है दिल्ली की 7th सिटी होगी। ये भी इन्होंने जो है अपने शासक के टाइम पे, अपनी रूलिंग के टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराई थी। उन्होंने कैपिटल भी बनवाई थी 1657 सेंचुरी में। शाहजहां जो है वो बीमार हो गए और एक वॉर में जो है उनके जो 4 बेटे थे उनसे पहले ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, चारों बेटों की। नाउ इन 1658 सेंचुरी में जो औरंगजेब थे उन्होंने जो है वो थ्रोन को संभाल लिया उनके सारे जो है भाइयों की हार के बाद, और उन्होंने जो उनका मेन राइवल दारा था उसे मार दिया। ही मेड हिज फादर शाहजहां प्रिजनर एट आगरा फोर्ट। अब उसे क्या किया, फिर उसके बाद उसने अपने फादर को ही जो है आगरा फोर्ट में जो एज अ प्रिजनर, कैदी जो है रखा, और खुद जो है वो क्या बन गए, एम्परर बन गए। 1660 सेंचुरी में जो शाहजहां है वो मर गए थे। औरंगजेब 1658 से 1707 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। औरंगजेब जो थे उनका टाइटल था आलमगीर, मतलब कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड। ये लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर थे और उन्होंने 49 ईयर्स तक जो है रूल किया था। और इनकी लॉन्ग रूलिंग के टाइम पे जो मुगल थे उन्होंने जो है मुगल एम्पायर इन्होंने मतलब इंडिया के मोस्टली पार्ट्स को जो है इन्होंने कवर कर दिया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंग थे वो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी थी, सिविल में भी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की भी। उन्होंने बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट किया था, उनमें से जैसे वजीर फेमस वजीर ऑफ अकबर कौन थे, तोदरमल थे। सदुर, उस सदुर, इसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते थे कि चीफ एडवाइजर जो होंगे रिलीजियस मैटर्स में होंगे, मिनिस्टर जो ग्रांट्स देंगे और डोनेशन देंगे बाय किंग, चीफ जज आफ्टर द एम्परर। डू यू नो औरंगजेब जो थे वो हमारे ऑर्थोडॉक्स थे एंड स्ट्रिक्ट इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम। मीर बख्शी कौन थे, मीर बख्शी जो है जो रेवेन्यूज थे या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी रेवेन्यूज होते थे उनको देखते थे। खान ई समन, ये सारी की सारी जो भी रॉयल हाउस होल्ड की नीड्स थी उनको अटेंड करते थे, उनको देखते थे। ये सारे ऑफिशियल जो थे ये डायरेक्टली एम्परर ने ही अपॉइंट किए थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुगल एम्परर था उसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांटा गया था, मतलब सूबास में बांटा गया था, और इससे कौन देखते थे, सूबेदार जो है वो गवर्न करते थे। वो क्या करते थे, वो जो भी लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो चीज़ें होती थी वो करते थे, और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। जैसे कि कोई वेल बनाने हैं, हाउसेज, रोड्स, ये सब जो है सूबेदार का काम होता था देखना। मिलिट्री अफेयर्स जो होते थे और इफेक्टेड बाय, वो कौन देखते थे, वो मीर बख्शी देखते थे, और जो दीवान जो थे, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड थे वो इन्हें देखते थे। अब जो सूबास थे उनको फर्दर सब डिवाइड कर दिया था सरकार्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में। अब वो क्या करते थे, वो कंट्रोल करते थे कि हाँ लॉ और ऑर्डर जो है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है कंट्री में। अमल गुजर, लुक आफ्टर द असेसमेंट, और जो भी लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन है वो कौन देखता था, वो अमल गुजार देखते थे। जो थानेदार होते थे वो ये देखते थे कि लॉ और ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा है ढंग से या नहीं हो रहा है, और मिलिट्री जो सप्लाईज है वो सारी वो प्रोवाइड कराते थे। द डिस्ट्रिक्ट और सरकार जो थे उनको डिवाइड कर दिया था परगानास में, जिसमें क्या होते थे, हमारे विलेजेस आते थे। अब शिकदार और आमिर जो थे वो परगाना लेवल पे थे, और जो मुकद्दम और पटवारी थे वो विलेज लेवल पे होते थे। ये क्या थे, ये हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। ये किसके लिए थे, ये रिस्पॉन्सिबल करते थे कि हाँ भाई लॉ ऑर्डर ढंग से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, की रेवेन्यू जो है ढंग से कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। द मनसबदारी सिस्टम,
अब मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था बच्चों कि इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती थी। मुगल्स जो है उन्होंने एक यूनिक सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने लोकल्स को लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक किया था। ये यूनिक सिस्टम था जिसको हम मनसबदारी सिस्टम भी कहते हैं, ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में हर ऑफिसर जो है उसको मनसबदार बोला जाता है, और गिवन रैंक और हम मनसब की, मतलब उसको एक रैंक दी जाएगी। अब जो मनसबदार होगा वो जनरली सर्विसेज में लो रैंक से एंटर करेगा और फिर वो हायर रैंक तक जाता जाएगा। जैसे वो अगर वो लॉयल है तो उस हिसाब से लॉयल्टी के साथ साथ वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम जो था ये मुगल ने रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो है ऑफिसर की फिक्स कर रखी थी। जो रैंक थी वो डिवाइडेड थी जात और सवर में। जात जो थी वो फिक्स करती थी कि मनसबदार का पर्सनल स्टेटस और सैलरी क्या होगी। जितनी ज़्यादा हायर जात, इसका मतलब उतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस और नोबल पोजीशन होगी उसकी रॉयल कोर्ट में, और ये बहुत ज़्यादा सैलरी से मिलेगी। लोएस्ट रैंक वाला कौन था? लोएस्ट रैंक थी 10 और हाईएस्ट कितनी थी? 5000 फॉर नोबल्स। मनसबदार जो थे उन्होंने खुद से जो है सैलरी मिलती थी, रेवेन्यू असाइनमेंट्स कोल्ड जागीर्स की फॉर्म में। अब जो जागीर थे वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, लेकिन मनसबदार जो थे वो इंजॉय करते थे रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द लैंड असाइन टू देम। जो उन्हें लैंड असाइन होते थे उनसे जो मनसबदार को रेवेन्यू मिलता था वो सब वो इंजॉय करते थे। नाउ जब्त एंड जमींदार्स। जब्त क्या था? एक रेवेन्यू सिस्टम था जो मुगल पीरियड के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे मिडिवल पीरियड के जिन्होंने जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे अपने फूड या फिर किसी भी चीज़ के लिए। अब जो किंगडम की प्रॉस्पेरिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि वो रूलर जो है वो कितना ज़्यादा रिच है। अब ये जो रिच है ये मेनली कहाँ से आते हैं? जो एग्रीकल्चर और फार्मर के जो हमारा जो क्या है टैक्सेस है उनसे आता है। अब इसी प्रॉपर फ्लो और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए जो मुगल्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज़मींदार को अपॉइंट कर दिया फॉर द टैक्स कलेक्शन, या फिर जो भी हमारा लैंड से जो हमारा टैक्स आएगा वो सब के लिए उन्होंने मुगल्स को अपॉइंट कर दिया एज ए ज़मींदार। अब ये टैक्स जो थे इन्हें हम बोलते थे जब्त। अब फार्मर्स जो थे ये टैक्सेस किसको पे करते थे? लोकल चीफ्स को पे करते थे या फिर हेड्स को। वो हेड जो थे वो इसे पे करते थे जो वहाँ पे रूलर जो है काम कर रहे थे एज अ लिंक बिटवीन फार्मर और रूलर के बीच में। अब हर क्रॉप की अपनी अलग अलग डिफरेंट जो है रेवेन्यू कॉस्ट होती थी। अब इस सिस्टम के अंदर हमारा इंक्लूड होता था कि भाई कितना जो है केयरफुल हम सर्वे कर रहे हैं, क्या फील्ड है, क्या प्राइस है। ओवर 10 ईयर पीरियड इन्होंने जो है ये सब किया। फॉर एग्जाम्पल 1570 से 1580। अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ कैश क्रॉप वर फायर बिफोर हैंड, मतलब कि अब जो है क्रॉप का जो प्राइस है वो पहले से ही फिक्स कर दिया जाता था। अब प्रोविंसेस जो है उनको डिवाइड कर दिया था रेवेन्यू सर्कल में कि भाई किस रेट पे जो है कौन सी जो है अलग अलग क्रॉप जो है वो बेची जाएगी। ये जो सिस्टम थे ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो है हम अकाउंट्स पे जो है थोड़ा सा नज़र रख सकें। दिस सिस्टम वाज अप्लाइड इन नॉर्थन इंडिया। ये नॉर्थन इंडिया में अप्लाई किया गया था, मोस्टली इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात भी एंड मालवा भी। अभी जो रेवेन्यू सिस्टम था इससे जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इससे क्या हुआ? मनी लैंडर जो थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। जो टोडरमल था वो फाइनेंस मिनिस्टर था अकबर के कोर्ट में और वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखता था। अब एज रेवेन्यू सबसे पहले आप ज़मींदार को पे करेंगे और उससे जो वो बहुत पावरफुल हो गए और उनकी जो है लोगों पर अथॉरिटी आ गई। ये पावर की वजह से जो है वो दिस पावर मेड देम हैव पावर ओवर द मुगल्स, और मुगल्स ने अगर उन्हें एक्सप्लॉइट करने की धमकी भी दी तो वो यहाँ पर रिबेल कर सकते थे। द मुगल एम्पायर आफ्टर द ग्रेट मुगल्स, कि मुगल का जो एम्पायर था आफ्टर द ग्रेट मुगल्स वो कैसा था? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब his successors known as the later Mughals were unable to hold the empire together। क्या बोला गया है कि औरंगजेब की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे जो लेटर मुगल्स थे वो एम्पायर को ढंग से नहीं वो रख पाए थे, तो इस वजह से उनकी डेथ के बाद बहुत सारे जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट होने लगे उनके बेटों के बीच में। और बहादुर शाह जो थे वो विक्टोरियस थे, तो 1707 सेंचुरी में वो एम्पायर बन गए थे। बहुत सारे प्रोविंसेस आए जिसकी वजह से जो है एम्पायर जो है वो टूटने लग गया और एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट किंगडम, कि मतलब हमारा अपना अलग अलग किंगडम जो है वो लोग बनाने लगे थे। नाउ ड्यूरिंग द अब मोहम्मद शाह के शासन के टाइम पे एम्परर जो था वो दोबारा से ब्रेक होने लगा था, और जो प्रोसेस है वो मतलब किस वजह से होने लगा कि कोई राइवलरी हो रही है। ईरानियन कन्क्वेरर जैसे नदीर शाह जो है वो आए, उन्होंने डिस्ट्रप्टिव इन्वेजन किया इन द नॉर्थन इंडिया इन 1739 सेंचुरी। नाउ मोहम्मद शाह की डेथ के बाद 1748 में
जो मराठा से उन्होंने दोबारा से जो है अपना शासन बना लिया था नॉर्थन इंडिया पे, मुगल का जो रूल है वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया और फिर वो कम हो के सिर्फ दिल्ली में ही छोटे मोटे एरिया तक रह गया, विच पास अंडर मराठा एंड देन ब्रिटिश कंट्रोल। उसके बाद वहाँ पर मराठास आ गए, देन ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया, और जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह was exiled to Yangon, Myanmar by the British after his involvement with the Indian Mutiny of 1857 and 1858. Now here is a concept map students कि सबसे पहले मुगल्स में क्या थे, एम्परर्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन थे। एम्परर कौन कौन थे और एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल प्रोविंशियल मनसबदारी सिस्टम क्या था, जब्त और जमींदार क्या थे। नाउ लेट्स लुक एट द ग्लोसरी। एलाइज कि मतलब कोई पार्टनर्स है उनमें जो है कोई कॉमन एनिमी है, तो इस वजह से हम पार्टनर्स इन वोट बन जाते हैं। बिगोत्री इंटॉलरेंस टू अदर आइडियाज़ की मतलब अगर किसी दूसरे के आइडियाज़ बिलीव जो है उनको आप नज़रअंदाज कर दें, उन पर ध्यान ना दें। जिजिया एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ मुस्लिम रूलर्स पे इम्पोज किया जाएगा, मुस्लिम रूलर्स से इम्पोज किया था किस पे, जो सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग थे उन पर। मिस्टेक अ स्टेज विद सपोजिटली मैजिकल पावर्स। थियोलॉजियन की एक जो स्पेशलिस्ट है किसमें, इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस फेथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस में। ज़ैनिथ कि किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है। जत जो है वो फिक्स करते थे कि मनसबदार की पर्सनल स्टेटस है, सैलरी क्या होगी। सुबदा कोई प्रोविंस। जब्त की रेवेन्यू फिक्स करना अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन या फिर क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो कैसी थी। नाउ लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। डार्कन द सर्कल एस्टेब्लिश्ड इन द OMR शीट। डैश एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। बताओ बच्चों, वेरी गुड। Jahangir established the Mughal Empire in India. That's how you can solve the remaining part. In the next one, Noor Jahan was also known as, very good, light of the world. That's how you can solve the remaining part. Now write T for true and F for false. Akbar was liberal towards different religion. Whether it's a true or false statement, students? Very good. It's a true statement. Short answer type question. How did Babur establish his rule in India? बाबर ने अपना रूल कैसे एस्टेब्लिश किया था बच्चों इंडिया में? वेरी गुड। बाबर ने जो है जो पहले की जो डायनेस्टीज़ हैं उनको हटा के अपना जो मुगल एम्परर जो है वो यहाँ पे उसने अपना रूल किया था पूरे इंडिया में शासक में। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वन लॉन्ग आंसर टाइप एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ मुगल विद राजपूत। मुगल्स के राजपूत के साथ कैसे रिलेशन थे? वेरी गुड। मुगल्स ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने जो है उन्हें हराने की कोशिश की एंड इफ दे गेट डिफीटेड तो उन्होंने उनके उस पर राज कर लिया, लेकिन कुछ के साथ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है राजपूत ने अपनी जो है डॉटर्स की जो है उनकी शादी मुगल्स के साथ करा दी थी टू गेट द हाईएस्ट पोजीशन, टू गेट द रिसीव अ हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन बाबर इन्वेडेड इंडिया 5 times एट अ यंग एज। करेक्ट स्टेटमेंट है। ही वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। Yes, both statements are correct and reason is a correct explanation of assertion. That's how you can solve it. Enhancing skills, brain bogglers, horse. Peasant जो थे वो वाइटल थे इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पर के लिए, आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। प्रोजेक्ट स्किल्स, आपको क्लास को जो है ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ग्रुप जो है कोई भी एक ग्रुप जो है कोई भी एक ग्रेट मुगल किंग को जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है और उस फॉर्मेट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में फॉर्मेट करना है। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, क्रॉस कनेक्ट, टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ बाबर सजेशन कि बाबर ने जो हुमायूं को सजेशंस दिए थे ऑन हाउ टू राइट अनकॉम्प्लिकेटेड लेटर्स, और कोई ईमेल लिखना है आपको ऐसे ही अपने फ्रेंड को रिसेंटली जो आपकी सिटी में जो है विजिट किया है जिन्होंने। लाइफ स्किल्स, होल्ड एन असेंबली ऑफ डिफरेंट वर्क रिलीजन्स इन योर क्लास। आपको जो है डिफरेंट रिलीजन्स के जो है आपको एक असेंबली रखनी है, उसमें उसे आप बोलेंगे मॉडर्न इबादत खाना। उसमें आपको एक डेट फिक्स करनी है। वेन्यू, प्रेफरेबली आपके क्लासरूम भी हो सकते हैं आपका वेन्यू। क्लास में से सारा फर्नीचर रिमूव करना है, उसकी जगह आपको मैट्रेसेस और कुशन्स रखने हैं। फिर आपको एक सॉफ्ट एम्बियंस रूम क्रिएट करना है और मीटिंग्स होगी डिफरेंट रिलीजन फेथ की। और स्टूडेंट्स को जो है आपको क्लास में एज वेल एज प्रिपेयर करना है कि आपको जो रिलीजन है उससे रिलेटेड आपको मेन फीचर्स, उनकी बर्थ स्टोरीज क्या है, इन सब के बारे में आपको जो है डिस्कस करना है। एंड अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट की भाई लोग जो है उस टाइम पे वीमेंस के साथ कैसे ट्रीट करते थे, वायलेंस और इन सब चीज़ों पे भी जो है आपको जो है टॉपिक पे डिस्कशन करना है। आप इस डिस्कशन का ड्यूरेशन भी रख सकते हैं और इंडिविजुअल टाइम लिमिट भी रख सकते हैं और आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो अलाउ करनी है क्लास में। और उसके बाद आपको जो है क्लोजर सेरेमनी रखनी है टू रैप अप द सेशन। आई होप आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ यू हैव टू
read it again and practice the questions beforehand.